या फिर हिंदी पे ही चले? हाँ, मैं आपको नहीं, मेरे को बस मोटा मोटी फैक्ट ही बताने हैं ताकि मैं जजमेंट चालू कर सकूं। आ जाइए। तो अपने पहले एक बार फैक्ट पढ़ते हैं केस के। कभी भी आप जजमेंट राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले केस के फैक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और केस के फैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसको अपनी भाषा में समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसी में आप खोए हुए हो कि भाई एक एक शब्द, ये पॉइंट ना मिस हो जाए, वो पॉइंट ना मिस हो जाए, इतना कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मिनट यार। चलो, कोई क्या मैसेज कर रहे थे, अब एक मिनट देख लो। ठीक है, चलो। मोटा मोटी मैं केस के फैक्ट बता देता हूँ आपको। केस के फैक्ट कुछ इस तरह से है, ये लो, हिंदी चालू कर ले भाई, हिंदी तो सभी पढ़ सकते हैं। केस के फैक्ट कुछ मोटा मोटी ऐसे से हैं कि भैया 1 जनवरी 2025 को लगभग 3 बजे दोपहर को ए ने पुलिस थाना बड़ा बाजार जोधपुर में ये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि बड़ा बाजार जोधपुर में उसकी रामबाग गारमेंट नाम से दुकान है। तो ये पैरा ये बोलता है कि भैया 1 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज हुई है। किसने दर्ज करवाई है? ए ने दर्ज करवाई है। कहां दर्ज करवाई है? बड़ा बाजार जोधपुर पुलिस थाना। कौन सा पुलिस थाना? किसने कितने बजे दर्ज करवाई है? और उसमें इसका ये कहना है कि भाई मेरी एक दुकान है रामबाग गारमेंट के नाम से। ठीक है। उसके बाद ए का ये कहना है कि भाई 2:30 बजे एक ग्राहक उसकी दुकान के सामने आया और जब वो अपनी स्कूटी खड़ी कर रही थी, अच्छा, ग्राहक जब अपनी स्कूटी खड़ी कर रही थी तब पड़ोसी एक्स ने ग्राहक को स्कूटी हटाने के लिए कहा। ठीक है, ग्राहक उसकी दुकान के सामने आया और जब वो अपनी स्कूटी खड़ी कर रही थी, तब मतलब ग्राहक जब अपनी स्कूटी खड़ी कर रही थी तब पड़ोसी एक्स ने ग्राहक को स्कूटी हटाने के लिए कहा। जब ग्राहक स्कूटी खड़ी कर रही थी उसी दौरान एक्स की मोटरसाइकिल गिर गई। ठीक है, जब वो खुद स्कूटी खड़ी कर रही थी तो वो एक्स एक बंदा है, उसकी बाइक गिर गई। इस कारण एक्स ने ए को गालियां देना शुरू किया। अच्छा, एक्स ने ए को गालियां दी, ग्राहक को नहीं, ए को गालियां देना शुरू किया। ए कौन? जो दुकान का मालिक है, मतलब जो लेडी है। जब ए ने गाली देने का विरोध किया तो एक्स ने उसे पकड़कर दुकान से बाहर खींच लिया। इसमें इसका ये कहना है कि भाई 2:30 बजे के आसपास उसकी दुकान पे एक ग्राहक आता है। तो जब वो ग्राहक जब अपनी स्कूटी खड़ी कर रहा था तो उस दौरान उसका पड़ोसी है एक्स, पड़ोस की दुकान वाला होगा एक्स, और उसकी बाइक गिर जाती है। तो एक्स क्या करता है? ए को गालियां देने लगता है, ग्राहक को नहीं, ए को गालियां देने लगता है। और जब ए गाली देने का विरोध करता है तो एक्स ने उसको दुकान से बाहर खींच कर ले आता है। इस दौरान एक्स ने परिवादी के बाएं हाथ और सिर पर, अच्छा मतलब जो कंप्लेनेंट है, परिवादिनी, सॉरी परिवादी नहीं, परिवादिनी मतलब लेडी है, के बाएं हाथ और सिर पर प्रहार किया, उसके हाथ पे और सिर पर। वह गिर गई और उसके हाथ, गर्दन एवं सिर पर चोटें आई। मतलब हाथ पे प्रहार किया, सिर पे प्रहार किया, जिसकी वजह से वो गिर गई, उसके सिर पर चोटें आई। घटना के समय गवाह बी और सी उपस्थित थे। केस के फैक्ट मोटा मोटी ये है कि ए जो है वो कंप्लेनेंट है, जिसको आप एक परिवादी बोल सकते हैं। लेडी के बारे में बोले तो परिवादिनी बोल सकते हैं, जिसकी दुकान है रामबाग गारमेंट के नाम से। उसने 1 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज कराई है कि भैया ऐसा है कि उसकी दुकान पे ग्राहक आता है, ग्राहक जब स्कूटी खड़ी कर रहा था तो उसकी वजह से एक्स की मोटरसाइकिल गिर गई। एक्स ने मुझे गालियां देनी चालू की, मैंने गालियों का विरोध किया तो एक्स ने मुझे, मेरे साथ मतलब मारपीट की। मारपीट कैसे हुई है? मारपीट ये हुई है कि मेरे हाथ और सिर पे उसने चोटें आई है, जिसकी वजह से। ठीक है, गवाह कौन है? बी और सी। अब आते हैं आगे। केस के फैक्ट यहां तक हो चुके हैं। अब इसके बाद जो चल रहा है ना, वो चल रहा है आपके एविडेंसेस। साथ साथ एविडेंसेस बनाते जाना। सबसे पहला बात आई मेडिकल एग्जामिनेशन, कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कह रहा है। यहां पर जब भी आप ये फैक्ट पढ़ेंगे ना तो ये पढ़ना कि भाई जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो ये साक्ष्य हैं, ये किसके सपोर्ट में जा रहे हैं। क्या ये अभियोजन पक्ष के सपोर्ट में जा रहे हैं कि नहीं, प्रोसिक्यूशन की सपोर्ट में जा रहे हैं या नहीं। तो चिकित्सालय सबसे पहले आता है भैया, चिकित्सालय परीक्षण मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन में बाएं हाथ पर 3 सेंटीमीटर का घाव तथा सिर के बाईं ओर 2 सेंटीमीटर, तो छोटा मोटा 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर छोटे मोटे माने जाते हैं। दोनों घाव से ब्लड बह रहा था, मतलब रक्त स्त्राव हो रहा था। दोनों चोटें कठोर एवं नुकीली वस्तु से कारित पाई गई थी। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट से, पर साधारण प्रकृति की, मतलब सिंपल इंजरी हुई है, बस हुई डेंजरस वेपन से है। अनुसंधान पूर्ण होने पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। ठीक है, मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ में ए ने कहा कि अभियुक्त एक्स ने उसे पकड़कर दुकान से बाहर निकाला और सिर के बल जमीन पर पटक दिया, जिससे उससे, अब यहां ध्यान देना, उसके बयान क्या है, बयानों में गड़बड़ तो नहीं हो रही है कहीं पे।
ए का ये बयान दिया है उसने कोर्ट के अंदर, एग्जामिनेशन इन चीफ मतलब कोर्ट में उसने बयान दिया है कि भाई एक्स ने उसे पकड़कर दुकान से बाहर निकाला और सिर के बल जमीन पर पटक दिया, मतलब उसने मुझे गिराया जिससे उसे चोटें आई। अभियुक्त ने कैंची से, मतलब पहले मुझे गिराया, फिर मेरे कैंची से मेरे हाथ पे और सिर पे चोट मारी। ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन में घायल ए ने स्वीकार किया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस बयान में यह नहीं कहा था कि अभियुक्त ने उसे सिर के बल पटक दिया। यहां पर गड़बड़ हो रही है। एग्जामिनेशन इन चीफ में तो वो ये बात बोल रही है कि भाई कोर्ट के अंदर तो ये बात बोल रही है कि मेरे को उसने सिर से पकड़ के गिराया, पर एफआईआर में, पुलिस बयान में उसने ऐसी बात नहीं बोली कि उसने मेरे को सिर से पकड़ के गिराया। वहां पर तो उसने बस ऐसा बोला कि उसने मुझे गिराया और कैंची से चोट पहुंचाई। उसने यह भी स्वीकारा कि उसके और उसके पड़ोसी दुकानदार के बीच पूर्व में कोई गड़बड़ या एनमिटी या शत्रुता है। हालांकि उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया कि उसे गिरने से चोट लगी। यहां पर ये कह रही है वो कि उसने दो बातें एडमिट की है। एक कि हाँ भैया मैंने ये बात एफआईआर में नहीं लिखी, एफआईआर में मैंने ये बात नहीं बताई कि उसने मुझे सिर के बल पटक के गिराया, ये बात मैंने एफआईआर में मिसिंग है। तो गड़बड़ है भाई, जब आपने जो बात एफआईआर में नहीं बोली वो आप यहां कैसे बोल रहे हो। एक दूसरा, उसने ये बात भी मानी है कि परिवादी का ये कहना है कि उसके और अभियुक्त के बीच में पहले से ही कोई मनमुटाव चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं वो भी तक नहीं बताया। फिर आता है अगला बयान। फिर आया जी गवाह बी ने अपने बयान में अभियोजनकर्ता का समर्थन नहीं किया। अच्छा, आया तो ये अभियोजन पक्ष की तरफ से था, पर इसने अभियोजन का सपोर्ट ही नहीं किया, उसके खिलाफ ही चला गया। ये और गड़बड़ कर गया। अन्य गवाह सी ने घायल ए के पूरे बयान की पुष्टि की है। अच्छा, सी ने घायल के ए के पूरे बयानों की पुष्टि की है, किंतु क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि अभियुक्त ने घायल ए को नहीं पटका, बल्कि वह धक्का लगने से गिर गया। ये लो, पहले ही ए के बयानों में गड़बड़ हो रही है, अब यहां पर फिर गड़बड़ हो गई। सी कह रहा है कि सर उसने गिराया नहीं है एक्स ने, ये तो ऐसा हो कि धक्का लगा और गिर गई, मतलब एक्स ने जानबूझ के नहीं गिराया, धक्का लगा और गिर गई। यहां पर भी गड़बड़ बयानों में आ गई। गवाह सी ने यह भी स्वीकारा है कि वह ए की दुकान में नौकर है, किंतु उसने बचाव पक्ष के सुझाव का खंडन किया कि ए को चोट गिरने से लगी। मतलब उसने ये बात एडमिट की है कि हाँ भैया बात सही है, मैं उसकी दुकान में नौकर हूं। अब ए की दुकान में नौकर हो तो नौकर तो मालिक के पक्ष में ही बोलेगा जो भी बोलेगा। हाँ जी, नौकर किसके पक्ष में बोलेगा? यस, नौकर किसके पक्ष में बोलेगा? मालिक के पक्ष में बोलेगा। तो जी ऐसा है कि नौकर जो है मालिक के पक्ष में बोलेगा। तो यहां पर ये भी है कि भैया पहले ही तुम मालिक के फेवर में, ए के फेवर में बहुत सही से बातें नहीं कर रहे हो। तुम बोल रहे हो कि नहीं साहब एक्स ने उसको गिराया नहीं है, वो तो ऐसी धक्का मुक्की से गिर गया। तो यहाँ भी गड़बड़ है। अभियुक्त ने, अब आ जाइए अभियोजन। अभियुक्त ने अपने बचाव में डी को परीक्षित किया। डी ने कहा कि ए और एक्स के बीच पूर्व से शत्रुता है। इस गवाह ने ए और एक्स के बीच लंबित दीवानीवाद की सत्य प्रति भी प्रस्तुत की। मतलब कि अभियुक्त ने एक गवाह पेश किया है, जिस गवाह का कहना है कि साहब इनके बीच में, किसके बीच में, एक्स और ए के बीच में पहले से ही कोई विवाद चल रहा है, जिसकी उसने सिविल सूट, कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, दीवानीवाद, जिसकी उसने कॉपी भी पेश की है। अब ध्यान देना, आप लोग के पास पेपर पेन होगा, कॉपी आपने रख रखी होगी, इसमें एक छोटी मोटी बातें लिखो, शॉर्ट में लिखो। जो अभियोजन है, जो प्रोसिक्यूशन है, जिसका नाम क्या है, विक्टिम की बात करते हैं, परिवादी की बात करते हैं, ए, उसका क्या कहना है? उसका ये कहना है कि साहब इसने मेरे को दुकान से बाहर खींचा, मुझे गिराया, मेरे को कैंची से चोट मारी। पर उसको लेकर आगे क्या बातें आ रही हैं? आगे ये बातें उठ रही हैं, नंबर 1, वॉइस नहीं आ रही है, एक बार दोबारा चेक कर लो। कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लो भाई, अगर जिसको आवाज नहीं आ रही है तो। यस, कंटिन्यू कर दूं? हाँ जी, जिनको आवाज नहीं आ रही थी कंटिन्यू कर दूं? यस, कंटिन्यू कर दूं? चलो बताना अगर कोई दिक्कत हो तो। अब अपने पास केस के फैक्ट है। आप जब भी जजमेंट राइटिंग करोगे, आपको ऐसा नहीं करना होता कि बस लग गए लिखने, पता तो है ही नहीं हुआ क्या क्या। पहले उस जजमेंट राइटिंग को पूरा समझो, केस के फैक्ट्स को समझो। अब आपने केस के फैक्ट पढ़े, आप ऐसे कईयों को हो सकता है समझ आ गए होंगे, कईयों को नहीं आए। तो भाई एक कॉपी पेन लो और उसको लिखो पहले कि भाई ए ने बयान किस किस के क्या है। अपने को कौन सा लिखना है? केस के फैक्ट नहीं, अपने को लिखने एविडेंस वाले, कि भाई ए ने क्या कहा है। ए का ये कहना है कि उसने मेरे को मारा, मेरे को पीटा, मेरे को कैंची से मारा, ये वो।
आगे जाके बात आती है कि भैया ए ने एफआईआर में जो बातें बोली है और कोर्ट में जो बातें बोली है उसमें गड़बड़ पाई गई है। लिखा है अपने पास कि भाई उसमें बोल रहा है वो कि एफआईआर में तुमने ये बात नहीं बोली, यहां तुम ये बात बोल रहे हो, मतलब गड़बड़ पाई गई है, उतना लिख दो। फिर गवाह कौन सा आया? बी आया। बी तो मुकर ही गया, वो कहता नहीं साहब अभियोजन झूठ बोल रहा है, ये झूठ, मुकर ही गया, ये और गड़बड़। फिर आया सी। सी ने बात तो ए के पक्ष की बोली है पर पूरी नहीं बोली। उससे पूछा गया कि भाई तू बता क्या हुआ, उसने सारी बातें बोली। फिर उसने कहा कि साहब एक्स ने ना गिराया नहीं था, वो धक्का लग गया और वो गिर गई, मतलब उसने जानबूझ के नहीं गिराया, वो धक्का लग गया और गिर गई, जो ए है, जो लेडी है। तो मतलब जो सी है वो भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा इसको, ये और बात आ गई। ये तीन बातें आई। फिर आया मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़? हमारे को मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ नहीं बताई। उसने ये बोला कि हाँ भैया इसको चोट लगी है ऐसे वैसे। जांच अधिकारी में कोई गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं बताई है। एक पॉइंट और अपने पास आया है कि भैया इनका पुरानी सी रंजिश चल रही है, पुरानी रंजिश चल रही है, जो मन में डाउट क्रिएट करती है कि भैया पुरानी रंजिश चल रही है, मतलब कि केस बहुत स्पष्ट तौर पर प्रूव होना चाहिए। अब यहां पर आपके सामने मैंने सब कुछ सिंपल लिख के दे दिया, आपके सामने सिंपल आ गया। अब आपका क्या कहना है कि यहां पर जो केस होना चाहिए उसमें इसको सजा होनी चाहिए या इसको बरी करना चाहिए? आप लोग। हम्म। ठीक है। और किसी का कोई भी ओपिनियन? हम्म। ठीक है। आप लोग, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप लोग एक कॉपी पेन लीजिए और लिखिए। जैसे कि अगर मैं आप लोगों की जगह होऊंगा तो मैं पहले लिखूंगा कि भाई मेरे को केस के फैक्ट मैंने समझ लिए। एक मिनट। बरी करेंगे, ठीक है जी। मैं केस के फैक्ट मैं समझ गया, मोटा मोटी फैक्ट समझ गया। फैक्ट में गड़बड़ नहीं आती, गड़बड़ होती है एविडेंस में, साक्ष्य में। मेरे पास आया, पहले मैं इसे शॉर्ट में लिख लूंगा कि भाई ए है, ए का ये कहना है कि मुझे गिराया, मारा, ऐसे शॉर्ट में लिख दूंगा। ठीक है। पर ए के बयानों में गड़बड़ आई है। गड़बड़ हुई है, कैसे हुई है? इसने एफआईआर में जो बातें बोली है और कोर्ट में जो बातें बोली है वो अलग पाई गई है, तो मतलब संदेह का घेरा बनता है इस पे। फिर आया बी। बी तो मुकर ही गया, बी हॉस्टाइल ही हो गया, ये भी गड़बड़। फिर आया सी। सी पहली बात तो नौकर है, उसके बाद भी सी 100% सपोर्ट नहीं कर रहा। सी ने क्या बोला? सी कह रहा है कि साहब हाँ ये कह जो रहा है वो बात तो सही कह रहे हैं, पर ना जो एक्स है ना उसने गिराया नहीं है, उसने वो धक्का मुक्की हुई ना उससे ये ए गिर गई, उसने जानबूझ के नहीं गिराया, यही तो बोल रहा है वो बयानों में कि साहब धक्का लगा है उससे गिरे। धक्का मतलब कि भाई वो धक्का मुक्की हुई तो उससे वो गिर गए, उसने जानबूझ के नहीं गिराया। तो ये भी 100% सपोर्ट नहीं कर रहा, ये भी गड़बड़ पाई गई। फिर हमारे पास क्या आया? फिर हमारे पास आया जी मेडिकल एक्सपर्ट। चलो जी, मेडिकल एक्सपर्ट सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट पूरे के पूरे इनकी बातों को सपोर्ट कर रहा है। जांच अधिकारी सपोर्ट कर रहा है, जांच अधिकारी कह रहा है कि हाँ साहब बातें सही है। फिर उसके बाद एक एक्यूज्ड एक एविडेंस लाता है जिसका नाम है डी। वो डी कहता है कि साहब इनमें पुरानी रंजिश है। किसमें? ए और एक्स में। अब आप बताओ, आप जज हो, आपके कोई भी क्रिमिनल केस के अंदर, क्रिमिनल केस के अंदर अगर आपको अभियुक्त को सजा सुनानी है तो बिल्कुल 100% श्योर होके तभी सुनाओगे ना। अगर हल्का सा भी डाउट होगा तो सजा सुना सकते हो? नहीं सुनाया जा सकता। क्रिमिनल क्रिमिनल का सिंपल सा रूल है। तो अगर अपने यहां बात करें, भैया ए के बयानों में। हाँ जी। कुछ कह रहे हैं मनीष जी? समझौता? नहीं साहब, नहीं साहब, अपने जजमेंट राइटिंग में समझौते पे नहीं जाते हैं। अपने नहीं, अपने सिर्फ सजा या बरी दो पे रहेंगे, है ना, अपने दो पे रहेंगे। ठीक है। चलो, यहां पर 100% केस नहीं प्रूव हो रहा, ये तो मुकर ही गया, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर गया। ये भी 100% नहीं प्रूव कर पा रहा। ये तीन से क्या लग रहा है? इन तीनों के आधार पर क्या बोल सकते हैं
कि अभियुक्त ने ऑफेंस किया है कि नहीं किया? संदेह है, मतलब नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, यही बोल सकते हैं ना। इसके आधार पर अपने बोल सकते हैं कि हाँ भाई उसने ऑफेंस किया, ऑफेंस किया है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी यही बोल रही है कि चोट आई है, जांच अधिकारी भी रिपोर्ट में ये बोल रहा है। भाई जांच अधिकारी रिपोर्ट पेश कर रहा है कि साहब उसने इसने अभियुक्त ने ऑफेंस किया, तभी तो कोर्ट केस कर रही है, केस चला रही है। सही बात है। अब आप खुद बताओ किसको बड़ा माना जाएगा, इनकी बातों को या ये जो गवाह है इनको? हाँ जी, गवाहों को माना जाएगा ना, मेडिकल एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, इनसे तो बड़े ही माने जाएंगे ना, जो विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं। अब इनकी बातों के आधार पर तो संदेह है, संदेह है, तो भैया हम संदेह के आधार पर अभियुक्त को बरी करेंगे, इसमें बरी करेंगे। अब वो कैसे करेंगे ये अपने अब बात करेंगे। कोई भी डाउट अभी तक? कुछ भी? ठीक है, अब ध्यान देना, आप लोगों ने केस के फैक्ट समझे, एविडेंस समझा, आप लोगों ने ये भी देख लिया भाई इसका फैसला क्या होगा। अब आपको पहले ही जजमेंट राइटिंग तो करोगे, पहले ही फ्रेम कर लेना है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि भैया इसको बख्श दो, मतलब इसको बरी कर दो संदेह के आधार पर, तो किस आधार पर बोल रहे हो आप? कोर्ट ऐसा कैसे बोल सकती है कि साहब संदेह का आधार है, कैसे बोलेगी? पहला पॉइंट कि भैया इनमें पुरानी रंजिश है, पुरानी रंजिश है तो वैसे ही ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं केस झूठा तो नहीं है, एक। दूसरी बात कि भाई जो ये ए है इसके भी बयानों में गड़बड़ पाई गई है। तीसरी बात, जो इसका एक गवाह मुकर गया, जो गवाह बोल रहा है कि साहब अभियोजन पक्ष झूठ बोल रहा है। चौथी बात कि जो इसने एक और गवाह पेश किया है वो गवाह भी 100% नहीं प्रूव कर पाया। तो इन सभी के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि भैया, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई एक्यूज ने ऑफेंस 100% की नहीं किया, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि एक्यूज ने ऑफेंस किया ही किया है। हम ऐसे ही तो बोलेंगे कि भाई जो प्रोसिक्यूशन ने जो गवाह पेश किए, जो एविडेंसेस पेश किए, जो साक्ष्य पेश किए, ए उसमें क्या हुआ, बी में क्या हुआ, सी में क्या हुआ, इसके आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभियोजन पक्ष अपने केस को 100% प्रूव नहीं कर पाया। और क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे, एक्यूज्ड को, हम एक्यूज्ड को बरी करेंगे। ये होगा कोर्ट का मत। और कोर्ट का मत क्यों? कोर्ट का ओपिनियन क्या है कि भाई एक्यूज लायबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव नहीं कर पाया। कैसे? इस आधार पर। कोई भी डाउट? कुछ भी? कोई भी डाउट? अब दोबारा ध्यान देना, कभी भी क्रिमिनल जजमेंट के अंदर बोल रहा हूं मैं, सिविल में तो अलग तरीका, थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो करेंगे। कभी भी क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग कर रहे हो सीधा लिखना मत चालू करना, पहले केस के फैक्ट पढ़ो, केस के फैक्ट समझो। और राजस्थान जुडिशरी के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो लोग फैक्ट को पहले लिखते हैं, फिर साक्ष्य लिखे होते हैं। साक्ष्य लिखने का मेरा मतलब है कि जो एविडेंस वाली बातें होंगी वो आखिरी में एक दो पैरा में होती है, अगर होती है तो। अदरवाइज फैक्ट बिल्कुल ऊपर ऊपर होंगे, अगर एविडेंसेस की बात होगी तो बाद में होगी। बहुत क्लियरली लिखे होते हैं। तो पहले फैक्ट को पढ़ो, समझो, फैक्ट का एक पेज बना, मतलब एक नोटिंग, जिसको हम नोट्स बोलते हैं, फैक्ट के नोट्स बना लो। क्या नोट्स बना लो? कितनी तारीख की बात है, एक्यूज्ड कौन है, विक्टिम कौन है, कौन से जगह की बात है, प्लेस, कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, ताकि आपका एक बेसिक फैक्ट बन गए। फिर एविडेंस के नोट्स बना लो, कौन कौन से एविडेंसेस आए, इन शॉर्ट कौन कौन से एविडेंसेस किसके पक्ष से आए, या पहले नोट्स बना लो। अब उसके बाद क्या है, 1 मिनट देख के, क्योंकि आपके सामने वो नोट्स आ गए, जैसे अगर मैं नोट्स बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, एक तो फैक्ट वाले नोट्स बना लूंगा। फैक्ट वाले नोट्स में मैं क्या बनाऊंगा, तारीख 1 जनवरी 2025, 2:30 बजे। पीड़ित का क्या नाम है, या कंप्लेनेंट बोल दूं, उसका क्या नाम है, ए। एक्यूज्ड का क्या नाम है, एक्स। जगह कहां की है, जोधपुर। कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, सेक्शन लगेंगे 74, 79, 131, 118, एक बीएनएस। बात कर चुके हैं, मोटा मोटी बता देता हूं, अगर कभी भी लेडीज का केस होगा, पीड़ित जो है लेडीज है, तो 74, 79 नहीं भाई, लेडीज के साथ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वो वाले सेक्शन जरूर इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान रखना। और क्योंकि उसने डेंजरस वेपन से किया है, पर सिंपल हर्ट,
सिंपल हर्ट है तो 118 एक एंड देन इज 131। कोई भी डाउट कुछ भी? मनीष जी कुछ कह रहे हैं आप? तो माइक साइलेंट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, ये हो जाएगा। ये अपने हो गए बेसिक फैक्ट के नोट्स। अगले नोट्स क्या बनाएंगे? एविडेंस के। एविडेंस में क्या बनाएंगे? अभियोजन पक्ष की तरफ से कौन कौन आए? ए खुद आया, बी आया, सी आया, मेडिकल एक्सपर्ट आया, जांच अधिकारी आया। ए PW1 बन गया, बी PW2 बन गया, सी PW3 बन गया, मेडिकल एक्सपर्ट PW4 बन गया, जांच अधिकारी PW5 बन गया। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कौन कौन से होंगे? मान लो अगर ए अपने बयान पेश कर रहा है तो ए अपने बयान के सपोर्ट में क्या लाएगा? FIR की कॉपी। कि साहब मैंने FIR में भी यही बात बोली, एग्जिबिट P1 लाएगा ना FIR की कॉपी। कि साहब चेक कर लो, मैं कोर्ट में भी यही बात बोल रहा हूँ और FIR में भी यही बात बोली। वो बात अलग है, यहाँ ये पकड़ा गया, पर पेश तो करना पड़ेगा कि भैया बताओ तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। बी के सपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, सी के सपोर्ट में मेडिकल एक्सपर्ट अपने सपोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट पेश करेगा, एग्जिबिट P2। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने सपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करेगा, एग्जिबिट P3। एक्यूज्ड का एविडेंस, एक्यूज खुद हो गया एक तो X DW1 और एक है D जिसको उसने पेश किया है DW2, जिसने आके बोला है कि साहब इनकी पुरानी रंजिश है और इसने अपने सपोर्ट में क्या पेश किया? एग्जिबिट D1 सूट कॉपी। अब मैंने क्या किया? मैंने मेरे सामने लिख दिया कि भैया साक्ष्य है। अब मैं क्या करूंगा? इसको 1 मिनट देखूंगा कि भाई इस केस में क्या होगा। चलो हालांकि अपने बात कर चुके हैं, क्या होगा कि भाई ए ने क्या बोला? ए ये बोल रहा है कि मारा पीटा, पर ए FIR में पकड़ा गया, FIR में और कोर्ट के बयानों में गड़बड़ है। बी तो मुकर ही गया। सी ने बयान तो दिए हैं पर 100% 100% सपोर्ट में नहीं गया। वो कहीं ना कहीं उसके बयानों में ना नुकर सी हुई है कि हाँ साहब हुआ तो है, ना नुकर सी हुई है। मेडिकल 100% है, जांच अधिकारी 100% है। ठीक है, ये DW1 और DW2 ने DW1 DW2 ने कहा कि साहब इनकी पुरानी रंजिश है। अब मैं उसके आधार पर कर लूंगा कि यार ये तीनों तो केस के सपोर्ट में नहीं जा रहे हैं, ये भी नहीं जा रहा है, सिर्फ इतना सा हिस्सा सपोर्ट में जा रहा है, पर सिर्फ इतने से हिस्से के आधार पर मैं सजा नहीं सुना सकता हूं। मैंने अपनी डिसीजन बना लिया। क्यों बना लिया वो भी मैंने देख लिया कि भैया कैसे हो गया, कोर्ट का ओपिनियन क्या है और क्यों है वो मैंने बना लिया कि भाई कोर्ट का ये कहना है कि भैया इसने ऑफेंस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो पाया। किस आधार पर? इस आधार पर कि ए के जो बयान है और FIR के जो उसके बयान है उसमें गड़बड़ है। बी मुकर गया, सी 100% सपोर्ट नहीं कर रहा, सी कहीं ना कहीं से बात से पीछे हट रहा है। उसके अलावा क्योंकि पुरानी रंजिश भी है तो वहां भी हमको एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि भैया पुरानी रंजिश है तो ये केस वैसे भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये ना हो कि झूठा केस हो। और क्योंकि एविडेंसेस आए नहीं है, और सबसे बड़ी बात, एक और बात जो आप लिख सकते हो, एक कस्टमर की बात हो रही है कि एक कस्टमर आया, स्कूटी खड़ी कर रही थी, बाइक गिरा दी। वो कस्टमर कहाँ है? वो पूरे कस्टमर इस केस में आया ही नहीं, सिर्फ फैक्ट में आया। कस्टमर आया कहीं पे? हाँ जी, वो भी लिखो कि भाई वो कस्टमर कहाँ है। अभियोजन पक्ष ये बात बोल रहा है कि मेरी दुकान पे एक कस्टमर आता है, वो बाइक गिरा देता है, तो वो कस्टमर कहाँ है? वो कस्टमर को तो लाओ, जिस जो मेन बंदा है जहां से कहानी चालू हुई वो तो आए बयान देने कि हाँ साहब ऐसा हुआ। वो कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर आया ही नहीं। ये और संदेह पेश करता है कि भाई आप और हर तरह के गवाह ला रहे हो पर कस्टमर आया ही नहीं। जो बंदा जिसने वो बाइक गिराई है, जिसकी वजह से कहानी चालू हुई है, वो आया ही नहीं, उसके बारे में कुछ है ही नहीं। ये और संदेह पेश करता है। ऐसे अपने लिखेंगे। कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि पेश तो उसी ने किया था ना, पेश तो उसी ने किया था तो लिखेंगे तो उसी के हिस्से में ना, है ना। ठीक है, अब आगे बात करें। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। जजमेंट राइटिंग को हम 4 पार्ट में लिखते हैं। पहला पार्ट जिसको हम बेसिक इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें हम कोर्ट के नाम और ये सब चीजें लिखते हैं। फिर आता है दूसरा पार्ट जहां हम केस के फैक्ट लिखते हैं। पहले अपने पार्ट 1 से चालू करते हैं।
पार्ट 1 वो एरिया होता है हमारा जहां हम कोर्ट का नाम, पार्टीज का नाम, केस नंबर, एफआईआर नंबर, ये सब लिखते हैं, जिसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। तो पार्ट 1 का क्या सीक्वेंस होगा बताओ? पहले हम लिखेंगे कोर्ट का नाम, फिर हम क्या लिखेंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। फिर हम क्या लिखेंगे? केस डिटेल बोल दो, केस नंबर और ये सब। फिर हम क्या लिखेंगे? वो केस डिटेल वो सब होगी। पार्टी का नेम, पार्टी का नेम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे किस धारा में ऑफेंस है, और छठा हम लिखेंगे वकील, कि वकील साहब कौन कौन से मौजूद थे। पार्ट 1 लिख लेते हैं जी। पार्ट 1 इंग्लिश में तो अगर लिखेंगे तो पहली बात तो ध्यान रखना, कैपिटल लेटर में लिखोगे आप। कौन सी कोर्ट लगेगी इसके अंदर? न्यायिक मजिस्ट्रेट लगेगी ना। कहां की? जोधपुर। तो हम सीधा लिखेंगे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जोधपुर। ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप। हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर। ये ध्यान रख लेना, ऐसा मत लिख देना इन द कोर्ट ऑफ, ऐसा नहीं आता, सीधा आता है कोर्ट का नाम, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट का नाम आता है सिर्फ। उसके बाद सेंटर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सीधा डैश। कुछ ऐसा नहीं लिखोगे ABC, कुछ नहीं लिखना, और ब्रैकेट में लिख देना RJS, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो RJS। हिंदी वाले सीधा पीठासीन अधिकारी। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, स्पेलिंग अगर गलत हो तो। पीठासीन अधिकारी, यहां भी सीधा डैश, RJS RJS ही रहता है यहां पर भी, RJS। पहला पॉइंट कोर्ट का नाम, दूसरा ये सेंटर में आएगा, तीसरा केस नंबर, चाहे यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, यहां लिख लेते हैं चलो आज, केस नंबर, FIR नंबर हमको नहीं पता, हम सीधा डैश बना देंगे। प्रकरण संख्या, हाँ जी, हाँ जी, कहीं लिख दो, यहां लिख दो, सेंटर में लिख दो, वहां लिख दो, कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है इसमें। ठीक है, केस नंबर, FIR नंबर, प्रकरण संख्या या फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट, ऐसे लिख देना संख्या। उसके बाद पार्टीज का नाम, पार्टीज का नाम ध्यान देना, जैसे यहां स्टार्टिंग से लिख रहे हो ना, वैसे पार्टीज का नाम आएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ये कैसे लिखोगे आप? क्रिमिनल, क्रिमिनल जजमेंट है ना, अभियोजन पक्ष आएगा। स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान, सिविल केस थोड़ी है, क्रिमिनल केस है ना। स्टेट ऑफ राजस्थान, ये कैपिटल लेटर में नहीं, सिर्फ एक ये पॉइंट है जो कैपिटल में आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, APO। आप पूरा लिख देना, कोशिश करना, समय ना हो तो शॉर्ट में लिख देना, थ्रू APO, देन इज प्रोसिक्यूशन वर्सेस, सेंटर में पूरा लिखना होता है वर्सेस, ठीक है, ये नहीं चलता V.SA, ये नहीं, गलत है, वर्सेस। अभी क्या नाम है इसका? X, सन ऑफ नहीं पता, एज नहीं पता, रेजिडेंस नहीं पता, क्या आएगा सीधा? एक्यूज्ड, ऐसा लिखा जाएगा। जहां का केस, भाई राजस्थान का केस है तो स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू APO बनाम वर्सेस ये। हिंदी में कैसे लिखेंगे? राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी। अब यहां देखो, जैसे कई बच्चों को होता है कि भाई पेज खत्म हो गया, अब क्या करें, अब कैसे लिखे? यहां लग अभियोजन, अभियोजन, ऐसे। फिर इसी लाइन में मत लिख देना, मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, निचली लाइन में लिखना बनाम, सेंटर में बनाम, क्या नाम है उसका? D है ना, D, अच्छा सॉरी, X, X
पुत्र जिसका भी है, हाँ ठीक है, उम्र, निवास या निवासी, डैश, अभियुक्त। सीधा हो गया। पार्टीज का नाम ऐसे स्टार्टिंग से होगा, जहां से आपका पेज स्टार्ट हो रहा है ना वहीं से लिखना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कभी ऐसा हो कि लाइन मतलब कम पड़ जाए तो फिर निचली लाइन में लिख देना अभियोजन या अभियुक्त। कौन कौन से पॉइंट लिख दिए अपने ने? कोर्ट का नाम नंबर 1, नंबर 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नंबर 3 केस डिटेल, नंबर 4 पार्टीज के नाम। उसके बाद एक लाइन लिखी जाती है, ये लाइन सेंटर में लिखी जाएगी, सेंटर में होगी ये वाली, पेज का जो सेंटर होगा वहां से चालू होगा। ऑफेंस अंडर सेक्शन 74, 79, 118(1), 131 ऑफ, कोशिश करनी है पूरा लिखना है, भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर लगे समय कम है फिर लिख देना BNS ये। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास लाइन कम थी तो मैंने, ऐसा नहीं कि भारतीय यहां चालू, ऐसा नहीं लिखना, थोड़ा सा ये इतना एक छोड़ देना, फिर वहां से चालू कर देना, ताकि लगे कि हाँ अगली लाइन है। ऐसा नहीं होगी डब्बा ही बन जाए पूरा, वो नहीं करना। हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में भी सेंटर में रहेगा अपराध अंतर्गत धारा 74, 79, 118(1), 131 भारतीय न्याय संहिता 2023। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया कि अगर शॉर्ट में लिखना पड़े तो ऐसे लिख देना 2023। उसके बाद आखिरी लाइन, ये भी स्टार्टिंग से होगा, इंग्लिश में तो हो जाएगा प्रेजेंट नंबर 1 लर्नेड APO, क्योंकि APO तो होता है सरकार की तरफ से, APO डैश फॉर स्टेट। सेकंड लर्नेड एडवोकेट डैश फॉर एक्यूज्ड। हिंदी वाले, हिंदी में क्या होगा बताओ? यहां पर क्या लिखेंगे? प्रेजेंट की जगह क्या लिखोगे? उपस्थित। और पूरा क्या लिखोगे? उपस्थित लिखना है क्या कुछ आगे? बताओ, उपस्थित अधिवक्ता या कुछ लिखना है क्या? अगर लिखना हो तो लिख देना, कोई ऐसा गलत नहीं पड़ेगा। मान लो आप में से कोई यहां पर अगर ऐसे लिख देना प्रेजेंट एडवोकेट या प्रेजेंट प्लीडर, उपस्थित अधिवक्ता, कोई गलत नहीं हो आप अपनी जगह, ठीक है। अगर कोई ऐसा लिख भी चुका हो तो ये मत सोचना अरे अरे मैंने गलत कर दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो भी। उपस्थित नंबर 1 विद्वान, लर्नेड की जगह आ जाएगा विद्वान, क्योंकि यहाँ सहायक अभियोजन है तो सीधा एक बार शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य। दूसरा विद्वान अधिवक्ता वास्ते क्या नाम है? अभियुक्त, ठीक है। उसका नाम मत लिख देना अभियुक्त का, सीधा अभियुक्त। ये कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है, ऐसे लिखे जाएंगे 6 पॉइंट। ये आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत साफ सुथरा लिखना है। जो चीज स्टार्टिंग से लिखनी है वो स्टार्टिंग से, जो चीज सेंटर में आएगी वो सेंटर में लिखनी है, बहुत साफ सुथरा लिखना है। ऐसा नहीं कि उसी में गुचर मुचर कुछ भी। वो पहला पन्ना जो आपका मतलब जो पहला पार्ट है, क्योंकि एग्जामिनर उसमें आपका फॉर्मेट चेक करता है, तो बहुत साफ सुथरा हो। उसमें घबराना नहीं है कि अगर एक आधी चीज ज्यादा लिख दी, एक आधी चीज कम रहेगी। कम मतलब मान लो 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट होने चाहिए भाई। मान लो विद्वान की जगह, सॉरी प्रेजेंट एडवोकेट की जगह सिर्फ प्रेजेंट लिख दिया, या प्रेजेंट प्लीडर लिख दिया, प्रेजेंट एडवोकेट लिख दिया, घबराना नहीं है, कुछ गलत नहीं है उसमें। ये होगा आपका पार्ट 1 जिसको आपको सीखना है। पार्ट 1 आपका ये होगा जिसके अंदर आप केस का नाम, कोर्ट का नाम, ये सब चलता है। कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि आप अपने आगे बात करें। हाँ हाँ ऐसे लिख सकते हैं आप, बट थोड़ा अच्छा लगता है ये वास्ते राज्य,
जरिए, सहायक अभियोजन अधिकारी, ये सब थोड़ा अच्छा लगता है। आप कोई भी लिख दीजिए, दोनों सही है, दोनों ही सही है। सहायक लोक अभियोजन लिखेंगे तब भी सही है, सहायक अभियोजन अधिकारी लिखेंगे वो भी सही है ना। छोटी मोटी चीजों का ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि आपके जो पेपर चेक करते हैं वो खुद डीजे डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के होते हैं, तो वो लोग अपने, उनको फॉर्मेट पता होता है, तो उनको भी ये बात पता है भाई, वो इतने टाइम से जजमेंट लिख रहे हैं, उनको भी ये बात पता है कि भाई ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न चलता है, सबको पता है ये बात। भाई आप में से अगर कोई भी आपका कोई नोन है जिसको नौकरी करते हुए अगर 3-4 साल भी हो चुके हैं, तो आप उससे पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि यार बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो कर लो। जजमेंट राइटिंग में स्ट्रिक्ट कुछ नहीं होता कि ऐसा ही होगा, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब जो 3-4 साल से नौकरी कर रहे हैं, जब उनको ये बात पता लग गई, तो भाई डीजे तो काफी टाइम से नौकरी कर रहे हैं, वो तो काफी टाइम से पेपर चेक कर रहे हैं, तो उनको तो ये बात पता ही होगी कि हाँ यार एक एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। कोई जैसे मान लो एमपी है तो वहां पर चलता है सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, राजस्थान में हम बोलते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी, बस इतना ही फर्क है। तो अगर कोई बच्चा अभियोजन अधिकारी लिखेगा तब भी चलेगा, लोक अभियोजन अधिकारी लिखेगा तब भी चलेगा, कोई गलत नहीं है उसमें। ठीक है। हाँ जी, आगे कंटिन्यू करें। अब आ जाओ। अब इसमें क्या है, ये पहला पार्ट ऐसा है जिसके अंदर आपको थोड़ा बताना होता है क्या सेंटर में है क्या ये है। यहां से आपका दूसरा पार्ट चलता है जिसमें हम, ये तो पहला पार्ट तो हुआ एक तरह से कोर्ट वगैरह का या बेसिक इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट होता है जिसमें हम केस का इंट्रोडक्शन रखते हैं। केस के इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आप केस के फैक्ट लिखोगे, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लिखोगे। तो हम उसमें बोलते हैं कि यहां से फिर चालू होता है आपका पार्ट टू। पार्ट टू जहां आप सबसे पहले हेडिंग डालते हो जजमेंट, निर्णय। निर्णय उसके अंदर अगर हम बात करें केस के फैक्ट, बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में। दूसरा अभियोजन पक्ष का साक्ष्य, फिर उसके बाद एक्यूज्ड की स्टेटमेंट 351 की दर्ज करानी है ना। हाँ जी। फिर उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट वाली लाइन कि दोनों पार्टीज की आर्ग्यूमेंट सुनी गई। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मोटा मोटी ये चीजें होती हैं। पहले हम केस के ब्रीफ फैक्ट लिखते हैं। हाँ जी, अब वो यहां लिख देंगे, यहां आ जाएगा ना, इसमें डाल देंगे। ठीक है, अभी बात कर लेता हूं वो मैं, यही आएगा ना, है ना। तो पहले हम केस के फैक्ट लिखते हैं। जब हम केस के फैक्ट लिखते हैं तो हमें एक छोटी सी बात हमको ध्यान रखनी है कि हमको सिर्फ फैक्ट लिख के खत्म नहीं करना होता है। उसके बाद हमको लिखना होता है कि भैया फिर एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के बाद जांच हुई, जांच के बाद जो जांच रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं चार्जशीट, उसमें क्या हुआ। वो 2-3 लाइनें होती है जो अभी अपने बात करेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि आपने चार्जशीट की बात की है, तो उसके बाद एक बेसिक लाइन बनती है जिसका एक अलग नंबर बनता है। अलग नंबर बनता है, एक लाइन बनती है कि भाई चार्जेस वर रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू एक्यूज्ड। आरोप जो है अभियुक्त को सुनाए गए, समझाए गए, जिसको लेकर उसने भाई वो एज यूजुअल बोलता है कि आई एम नॉट गिल्टी। फिर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, इसमें सिर्फ उनके नाम लिखे जाते हैं, किसने क्या बोला ये नहीं लिखा जाता, सिर्फ नाम। जो हमने वो लिस्ट बनाई थी ना ये वाली, अभियोजन पक्ष के कौन कौन से साक्ष्य हैं, वो सिर्फ वो लिखने हैं कि ए को पेश किया गया एज PW1, बी को पेश किया गया ये वो, ये वाली, ये रहा, ए एज PW1, बी एज, ये सिर्फ नाम लिखने हैं, सिर्फ अभियोजन के, अभियुक्त के नहीं लिखने, सिर्फ अभियोजन के। एविडेंसेस कौन कौन से, ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों। अभी मैं आपको इस पे PDF बनी हुई है अपने पास, बता दूंगा, दिखा दूंगा मैं। फिर एक्यूज्ड के बयान वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर लिखनी है, ध्यान रखना। प्रॉपर उसकी सेट लैंग्वेज है, वही लिखनी है। फिर एक लाइन होती है कि भैया फाइनल आर्ग्यूमेंट्स लिखे गए। फिर हम पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन फ्रेम कर देते हैं। अब आ जाओ कैसे होता है।
एक बार बता देना ना, स्क्रीन क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। अब यहां से अपना चालू होता है पार्ट 2 और यहीं से ना चालू होते हैं पैरा नंबर भी। पैरा नंबर भी ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा अगर ग्रुप पे नहीं आई है तो। ठीक है, पैरा नंबर। सबसे पहली बात यहां ध्यान रखोगे आप, सेंटर में लिखोगे जजमेंट, हिंदी वाले लिखेंगे निर्णय, हिंदी का भी है इसमें दिखा दूंगा, निर्णय। निर्णय में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिखना होता है ऐसे, मान लो अपने सीधा मान लो अपने इसमें ऐसे निर्णय लिख देते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं उनको ध्यान रखना है कि भैया आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, और जजमेंट की स्पेलिंग ध्यान रखना, गलत मत कर देना। राइट साइड में आएगी डेट, डेट में कुछ नहीं करना, डेट लिख के डैश। हिंदी वाले दिनांक लिख के डैश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेम रो में, सेम रो में, बिल्कुल सेम रो में, राइट साइड में। ठीक है, अब आ जाइए अगला। यहां से अपना काम चालू होता है, हालांकि इसमें अपने को करना कुछ नहीं होता, अपने लिए चीज बहुत इजी होती है अपने को। इसके अंदर ये होता है कि अपने को सिर्फ केस के अंदर जो चीजें बताई गई बस वो लिखनी होती है, पर शॉर्ट में लिखनी है। हमारे पास राजस्थान जुडिशरी में समय कम होता है, तो हमको ये शॉर्ट में लिखनी होती है। आपको केस के फैक्ट लिखने हैं बिल्कुल शॉर्ट में। और केस के फैक्ट लिखते टाइम घबराना नहीं है कि अरे यार मैंने वो नहीं लिखा, मोटा मोटी लिख दो बस, बात खत्म 4 लाइनों में। कि इतनी तारीख को लिखना है कि एफआईआर दर्ज हुई, तो लिख देना भी इतनी तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, जिसके अंदर ये बात बोली गई कि भैया एक कस्टमर आता है मेरी दुकान पे, वो बाइक खड़ी कर स्कूटी खड़ी कर रहा था, जिसकी वजह से एक्स की बाइक गिर गई, एक्स ने मुझे गालियां दी, मैंने जब इस चीज को अपोज किया तो एक्स ने मुझे मारा पीटा। सीधा शॉर्ट में। अब वो चाहे आप कैसे भी लिख दो, आप में से कोई हो सकता है सीधा लिख दे कि भैया ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस ये है कि जो कंप्लेनेंट है ए, कंप्लेनेंट ए की दुकान पे एक कस्टमर आता है, कस्टमर अपनी स्कूटी खड़ी कर रखा होता है, कोई ऐसे लिख देगा। कोई ऐसे लिख देगा कि भैया ब्रीफ फैक्ट ये है कि इतनी तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई है फलाने थाने के अंदर, जो किताबों में फॉर्मेट फॉलो होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना कि अपने को 4-5 लाइनों में फैक्ट खत्म करने हैं, कोशिश करनी है, और मोटा मोटी खत्म। तो ये जो पहला पैरा होगा उसको लिखते टाइम आपको घबराना नहीं है, 4-5 लाइनों में निपटाना है, 4-5 लाइनों में फैक्ट्स को लिख के निपटाना है। 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो चलेगी क्लास। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल शॉर्ट में। अब आपकी इच्छा है, आप में से कोई हो सकता है किस तरह से चालू करे, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं हो सकता है अभी बात करूं तो कैसे बोल दूं, बट मेरा ये रहेगा कि मेरे को 4 लाइनों में निपटाना है। मैं सीधा लिखूंगा कि भैया ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ केस ये है कि 1 जनवरी 2025 को 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे का इंसिडेंट है, 2:30 बजे जो कंप्लेनेंट ए है उसकी दुकान पे कस्टमर आता है, कस्टमर अपनी स्कूटी खड़ी कर रहा होता है, तो जो एक्स है, जो नेबर शॉप वाला एक्स है, उसकी बाइक गिर जाती है। एक्स जो है इसको गाली गलौज करता है, जब गाली गलौज का ये ऑब्जेक्शन करती है तो उसके साथ मारपीट करता है। या मैं हो सकता है ऐसे भी लिख दूं कि एक्स उसके साथ गाली गलौज करता है और उसके बाद उसके साथ मारपीट करता है। सीधा लिख दो शॉर्ट में कि उसके साथ मारपीट करता है, बस। मारपीट मतलब उसको इंजरी कोज करता है, बात खत्म। देन उसके बाद ये चीज जरूर लिखनी है। कलर कैसे बदलेगा इसका, अरे यार 1 मिनट आप। देन उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप ये फैक्ट तो लिख दोगे, पर उसके बाद ये जरूर लिखना कि भैया एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुई एफआईआर के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद चार्जशीट सबमिट हुई इस धाराओं के अंदर, और कोर्ट ने ये चीज जरूर लिखनी है, जो सेट पैटर्न है। फैक्ट लिखे, उसके बाद सीधा लिख देना कि ऑन द बेसिस, फिर एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के आधार पर जांच हुई, जांच खत्म होने के बाद चार्जशीट सबमिट हुई, चार्जशीट के अंदर कौन कौन से सेक्शन, किताबों में क्या है ऐसा लिखा जाता है। एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर की सेक्शन कौन सा है, कौन सा है एफआईआर का सेक्शन बीएनएसएस में, बताओ। 173। तो किताबें क्या करती हैं, वो ऐसे बोलती हैं कि एफआईआर दर्ज हुई सेक्शन 173 बीएनएसएस के अंदर, पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट सबमिट हुई सेक्शन 193 बीएनएसएस के अंदर। ऐसा नहीं लिखना होता है, अपने को सीधा लिखना है कि भैया एफआईआर दर्ज हुई, जांच हुई, जांच खत्म होने के बाद चार्जशीट सबमिट हुई, जिस चार्जशीट के अंदर क्या कहा गया। मान लो जिस चार्जशीट के अंदर ये कहा गया कि भैया इस धारा के अंदर ऑफेंस हुआ है,
ऐसा लिखना होता है इसके अंदर। कोई भी डाउट कुछ भी पहले पैरा को लेकर? हाँ, आगे मतलब इंट्रोडक्शन लिख देना कि भाई वर्तमान प्रकरण इस चीज का है, वो लिख देना। वो लिखना है अपने को, वो लिखना है अपने को। नहीं, आपकी इच्छा है लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल रहा हूं मैं आपको कि ब्रीफ फैक्ट्स के अंदर अपने को बस फटाफट निपटाना है, क्योंकि यहाँ के हमको नंबर नहीं मिलते हैं। हमारे नंबर मिलेंगे पैरा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, वहां से नंबर मिलने चालू होंगे। यस, कोई भी डाउट? आगे चले। फिर दूसरा पैरा आएगा, चार्जेस वर रेड ओवर। ये फिक्स पैटर्न होता है। कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस ली है तो जैसे ही अभियुक्त को बुलाती है उससे पहले यही पूछती है कि क्या तुमने अपराध किया है या नहीं, तो ये लाइन आती है। फिर तीसरा पैरा आएगा जिसमें हम अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखा जाता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या है, विक्टिम ए, आप में से कोई हो सकता है विक्टिम की जगह इसको कंप्लेनेंट लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। विक्टिम ए SPW1B ये सीधा। फिर अगला पैरा, एक्यूज को 351 BNSS में कहा गया। अब एक्यूज क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि साहब हमारी पुरानी दुश्मनी चल रही है, मेरे ऊपर जो केस लगाया गया वो झूठा है, यही तो बोलेगा। और क्या बोलेगा? लिख देता वो बात कि एक्यूज को एग्जामिन किया गया, उसने कहा कि भैया मैंने अपराध नहीं किया है, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप है। बस इतना सा लिख देना, और कुछ नहीं कि उसने ये एविडेंस पेश किया, वो नहीं, सीधा उसका बयान क्या है बस वो लिखना है। फिर उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट सुने गए, एंड देन इज पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से अपने नंबर चालू होते हैं, यहां से कि भैया पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे लिखना है। तो आप लिखना कि भाई साक्ष्यों की पुनरावृत्ति, पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट का ये ओपिनियन है, या कि भाई इस केस के अंदर निम्न बिंदुओं का निस्तारण योग्य ये केस है, या प्रकरण में निम्न बिंदुओं का निस्तारण योग्य है, कौन कौन से है। ये अपने ने कल या परसों बात की थी ना, भाई पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे बनाने हैं, वही है ये ऐसे ही लिखना है। आप में से हो सकता है किसी का कोई और तरीका हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि यही ऐसी ही लैंग्वेज होनी, कुछ नहीं है ऐसा। जैसा, बस इतना ध्यान रखना कि केस के फैक्ट लिखने हैं। ये मत लिख देना कि सीधा ही लॉ लिख के छोड़ दिया कि क्या उसने ये अपराध किया, क्या उसने नहीं, केस के फैक्ट लिखने होते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी, हम्म, हाँ बिल्कुल लिखना है जी। ये रहा, कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, बिल्कुल लिखना है। 3-4 पॉइंट लिखते हैं हम। FIR दर्ज हुई, FIR के आधार पर जांच हुई, जांच खत्म होने के बाद चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया। ये 4 पॉइंट लिखे जाते हैं इसके अंदर आखिरी में, ठीक है। अब आ जाइए, अब आ जाइए, यहां से चालू होता है अपना पार्ट 3। कुछ नहीं, एक साथ चलेगा, कुछ हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं, सीधा पार्ट 3। हाँ, आपको इतना करना है तो ये कर सकते हो, जैसे जितने सेक्शन उतने इश्यूज बना दिए भाई, सब अपने तो सभी को एक साथ ही डिसाइड करेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, यहाँ पर एक लाइन पे लिख देना इश्यू, कितने इश्यू है? 5 है ना, 1 2 5, ऐसे लिख देना अगर लिखना हो तो। बाकी नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस चलो, इसमें तो जैसे लिखा नहीं हुआ, बस एक लाइन लिख देना, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ फैक्ट, एक लाइन लिख देना। वो आपको मैं जो PDF आएगी उसमें लिखा होगा, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ फैक्ट ऑल पॉइंट्स आर डिटरमाइंड सिमुलटेनियसली। कोर्ट का समय बचाने के लिए, तथ्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी मुद्दों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। बस एक लाइन लिखनी है और फिर चालू कर देना है। कोई भी डाउट कुछ भी? यस, कोई भी डाउट? अब आ जाइए, यहां पे सिंपल सी स्ट्रेटजी चलेगी। स्ट्रेटजी क्या है जी? पार्ट 2 तो अपना हो गया। पार्ट 2 में हमने देखा भाई ये सीक्वेंस लिखने हैं, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में क्या है? जितने सेक्शन उतने पॉइंट्स। कैसे पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वो हम कल बात कर चुके हैं कि कैसे बनाने। सीधा सेक्शन 74 के अंदर क्या क्या फैक्ट प्रूव होने चाहिए वो लिख दो बस, कि क्या इतनी तारीख को इतने समय पे ये हुआ। जैसे मान लो अगर लिखना है कि भाई क्या इसने उसको नुकसान, ये चाकू से मारा, सॉरी कैंची से मारा, क्या इतनी तारीख को इतने बजे जो अभियुक्त है जिसका नाम है
एक्स, क्या इतनी तारीख को, क्या 1 तारीख को 2:30 बजे एक्स ने ए के ऊपर ए के नहीं, ए को, क्या ये सिर और हाथ है ना, ए के सिर पर और हाथ से, ए के सिर पर और हाथ पर कैंची से हमला किया, या कैंची से उसको हमला कर उसको उपति हर्ट हुआ ना, तो उपति पहुंचाई। बस केस के फैक्ट लिखने सीधा, जो केस के फैक्ट है ना उसी को लिखना बस, और कुछ नहीं करना है। ये चीज ध्यान रख लेना। अब आ जाओ पार्ट 3। पार्ट 3 अपने 2 पार्ट में पढ़ते हैं। कैसे? पहले आप एविडेंस स्टेज की बात करोगे। एविडेंस स्टेज में सिंपल, अभियोजन पक्ष कौन कौन से साक्ष्य उसने पेश किए, किस साक्ष्य ने क्या बोला, साक्ष्य की सपोर्ट में क्या है, और उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ। सिंपल सा लॉजिक होगा, जैसे हमने अभी एविडेंस स्टेज बनाई थी ना अपने ने। हमने मान लो ये बनाई थी, यहां से अपना बनेगा। हम सीधा लिखेंगे कि भाई जो भी पैरा होगा कि भाई अभियोजन पक्ष ने ए को पेश किया, ए ने क्या बोला। जो आपको लगता है भाई ए ने क्या बोला, ए ने ये बातें बोली। ए ने अपनी सपोर्ट में किसको पेश किया, तो यहां बोलेंगे हम भैया अपनी सपोर्ट में उसने एफआईआर की कॉपी पेश की, और एफआईआर की कॉपी में पकड़ा गया वो। तो अपने लिखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, ये बात आ गई कि उसकी जो स्टेटमेंट है कोर्ट के अंदर और एफआईआर के अंदर उनमें गड़बड़ है। तो हम कैसे लिखेंगे हम सीधा इसमें लिखेंगे कि भैया ऐसा है, अभियोजन पक्ष ने, जो विक्टिम है, जो क्या नाम है ए, इसमें लिखा नहीं हो, विक्टिम ए जो है उसको PW1 के तौर पर पेश किया, जिसने ये बोला कि भाई जो भी उसके बयान है वो लिख देना आप, जिसने ये बात बोली, ठीक है। फिर अपने सपोर्ट में उसने क्या पेश किया, सपोर्ट में उसने पेश किया एफआईआर, सपोर्ट में पेश किया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी। पर क्रॉस एग्जामिनेशन में पकड़ा गया, ये चीज लिख दो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात बाहर आ गई कि उसके बयान जो एफआईआर में है और उसके बयान जो कोर्ट में है उनमें भिन्नता है, इनकंसिस्टेंसी है, बात खत्म। एविडेंस स्टेज में बस इतना ऐसे ही लिखना है अपने को। ये हो गया उसका एक साक्ष्य। इसी तरह से अपने उसका दूसरा उठा लेंगे। फिर उसने किसको पेश किया, मेडिकल एक्सपर्ट को। मेडिकल एक्सपर्ट ने क्या बोला, ये बोला। मेडिकल एक्सपर्ट ने सपोर्ट में क्या पेश किया, रिपोर्ट पेश की। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरा आ जाएगा, किसको पेश किया, बी को पेश किया। बी ने क्या बोला, बी तो साहब मुकर ही गया। अब मुकर ही गया तो क्रॉस एग्जामिनेशन, भाई सामने वाली पार्टी, मान लो आज आप किसी को गवाह के तौर पर लेकर जाते हो और वो मुकर जाता है, तो आप उसको क्रॉस एग्जामिन तो करोगे ना। आप बोलोगे नहीं नहीं सर, मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये जो मुकर रहा है ये गलत, ये झूठा मुकर रहा है, इसने पैसे खाए, कुछ तो करोगे ना। अगर नहीं करोगे तो भाई केस ही आपके हाथ से चला जाएगा, कुछ तो करोगे आप। तो हम लिखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, सर क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष ने जिस साक्ष्य को पेश किया वो साक्ष्य मुकर गया, तो अभियोजन पक्ष कुछ नहीं कर पाया। अभियोजन पक्ष ये बात प्रूव ही नहीं कर पाया कि वो साक्ष्य जो मुकर के झूठ बोल रहा है, मतलब जो बयान अभियोजन पक्ष के खिलाफ दे रहा है वो झूठ बोल रहा है, नहीं प्रूव कर पाया। तो हम लिखेंगे कि भैया वो मुकर गया और क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो PW2 है वो अनकॉन्ट्राडिक्टेड रहा। अनकॉन्ट्राडिक्टेड मतलब कि भाई अभियोजन पक्ष ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो जो मुकर रहा है वो गलत मुकर रहा है, वो जो मुकर के झूठी बात, वो जो मुकर के जो अभियोजन पक्ष के खिलाफ बात बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं प्रूव कर पाया। अगला फिर उसने सी को पेश किया। सी ने क्या बोला, सी ने जो बोला, फिर सी ने अपनी सपोर्ट में कोई बात आई है कि नहीं, और क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ। जो हम केस के फैक्ट है बस वही लिखते हैं यहाँ पे, बस लिखने का तरीका बदलते हैं कि भैया अभियोजन पक्ष ने किस साक्ष्य को पेश किया, उस साक्ष्य ने क्या बोला, साक्ष्य ने सपोर्ट में क्या, बस एक सीक्वेंस बनता है जो आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले क्रिएट किया यहां पे, हमने पहले क्रिएट कर लिया था कि भैया वो ए को पेश करेगा, पहले ए अपनी सपोर्ट में एफआईआर की कॉपी पेश करेगा, बात खत्म। फिर वो किसको बुला लेगा, इसको बुला लेगा, ये अलग अलग साक्ष्य हो जाएगा, ये अलग साक्ष्य हो जाएगा। फिर वो मेडिकल रिपोर्ट अलग साक्ष्य आएगा, उस मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल एक्सपर्ट अपनी सपोर्ट में इसको पेश करेगा, ये अलग साक्ष्य, ये सारे अलग अलग साक्ष्य होंगे। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनाएंगे हम। क्यों, हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि केस के अंदर ये हो रहा है ना कि कुछ साक्ष्य तो सपोर्ट में जा रहे हैं, कुछ साक्ष्य खिलाफ जा रहे हैं अभियोजन के, तो हम किसी का आपस में कनेक्शन नहीं बनाएंगे। हम ऐसा नहीं कर देंगे कि ए ने ये बात बोली सपोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट, फिर उसमें क्या है, हमको चीजें लेंदी हो जाएंगी कि मेडिकल रिपोर्ट वाली बात तो सही पाई गई, एक ही बात झूठी पाई गई, तो अपने क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख देंगे, ईजी रहेगा हमारे लिए। हम क्या करेंगे,
हमने सीधा किया कि भाई हमने सीधा किया कि भाई जो अभियोजन पक्ष है उसने अपने आप को पेश किया, सॉरी मतलब विक्टिम को पेश किया, उसने क्या किया, और 3 पॉइंट लिखते हैं, क्या बोला, सपोर्ट में क्या पेश हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ। ऐसे करके हम उसके सारे जितने भी उसके एविडेंसेस हैं, जो विटनेसेस हैं, उन सबकी बात कर लेंगे। फिर हम बात कर देंगे अभियुक्त की, कि अभियुक्त ने खुद को पेश किया, उसने क्या बोला, अभियुक्त ने अपनी सपोर्ट में किसको पेश किया और क्या हुआ। ये होता है पार्ट 3 का पहला पार्ट, जो हम पार्ट 3 बनाते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना होता है। बस आपको जब आप जजमेंट राइटिंग चालू कर रहे होते हैं ना, जब आप स्टार्टिंग में, तब आप पहले ही जो एविडेंस स्टेज लिखते हो उसको लिख चुके होते हो कि भाई क्या क्या एविडेंसेस होंगे, किसके सपोर्ट में कौन आएगा और क्या होगा। बस उसको एज इट इज आपको फ्रेम करना होता है, और फ्रेम करते टाइम कुछ ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से शॉर्ट में फ्रेम करना है कि जो पढ़ने वाला हो वो आपकी बात समझ जाए कि आप क्या बोल रहे हो, बस कि वो पढ़ ले, उसको पता लग जाए कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हुआ। कोई भी आपत्ति कुछ भी इसके अंदर? हाँ जी, कोई भी आपत्ति? अब आ जाइए दूसरा पार्ट, पार्ट 3 में ही दूसरा पार्ट, जिसमें अब हम लिखेंगे कोर्ट का ओपिनियन क्या है, जो हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने जब जजमेंट राइटिंग चालू की ना, ऐसे नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ना चालू किया, मैं तब पहले ये काम कर चुका था। मैंने पार्ट 3 का काम क्या किया, जब मैंने जजमेंट राइटिंग पढ़ी तभी मैंने फ्रेम कर लिया था। मैंने पार्ट 3 के अंदर 2 नोट्स बनाए थे, एक तो फैक्ट वाले नोट्स, एक एविडेंस वाले नोट्स। जो मैंने एविडेंस वाले नोट्स बनाए उसी पे मेरा पार्ट 3 बना सारा, उसी पे मेरा कोर्ट का मत बन गया कि कोर्ट का अब क्या कहना है। सर कोर्ट का ये कहना है कि भैया इनमें पुरानी रंजिश चल रही है। कोर्ट का ये कहना है कि भाई ये जो है केस को प्रूव नहीं कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्यों, इसने जो गवाह पेश किए वो तो मुकर गए। कोर्ट का ये कहना है कि PW2 तो मुकर गया। कोर्ट का ये कहना है कि PW3 100% प्रूव, 100% कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इंटरेस्टेड विटनेस है, इसमें लिखा नहीं है, ये मेन विटनेस की बात भी आ गई, कस्टमर नहीं आया। यहाँ पे इन्होंने ये बात नहीं लिखी, लिखनी चाहिए इनको कि भैया जो PW3 है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया कोर्ट को, कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, बातें पूरी तरह से अभियोजन के पक्ष में नहीं जा रही। तो ऐसे लिख देंगे कि भैया एक तो PW2 हॉस्टाइल हो गया, PW3 पेश किया वो भी सही नहीं है, मेन विटनेस नहीं है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात इनके अंदर पुरानी रंजिश है। तो इन सब बातों को देखने के आधार पर कोर्ट ये बोल सकती है कि भैया अभियोजन पक्ष केस को सही से प्रूव नहीं कर पाया, कोर्ट ये कह सकती है। उसके बाद कोर्ट का ये कहना है कि भैया अभियोजन पक्ष जो है केस को सही से प्रूव नहीं कर पाया, तो कोर्ट का ये कहना है कि जो अभियोजन है वो केस को फेल कर गया प्रूव करने से, इसीलिए जो अभियुक्त है उसको एक्विट करना चाहिए। यहां खत्म होगा आपका पार्ट 3। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? अब जो पॉइंट ध्यान रखोगे, पार्ट 3 आपका तब नहीं बनेगा जब आप पार्ट 3 पे आ रहे हो और तब सोच रहे हो, नहीं, जब आप जजमेंट राइटिंग चालू करोगे ना तभी पार्ट 3 लिख लोगे आप। जो आप नोट्स बनाओगे ना, एविडेंस वाले नोट्स, वो उसी हिसाब से बनाओगे कि पार्ट 3 के हिसाब से, कि भाई ये एविडेंस है, किसकी सपोर्ट में आप किसको लिखोगे, ये ध्यान रखोगे कि ये साक्ष्य पेश करेंगे, किसकी सपोर्ट में कौन सी बात लानी है। कि भाई मान लो अगर ए आ रहा है, ए ने बयान दिए हैं, तो ए की सपोर्ट में कौन सा बयान लाओगे, ए की सपोर्ट में कौन सा एविडेंस लाओगे, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाओगे या ओरल, तो साथ में लिखना। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ वो भी लिखोगे आप, इस तरह से चलाओगे। तो पार्ट 3 में पहला पार्ट तो होगा एविडेंस स्टेज का, दूसरा पार्ट होगा कोर्ट का क्या कहना है, और जो कोर्ट का कहना है वो भी आप पहले ही बना चुके होगे। कोर्ट का क्या कहना है, क्यों, क्या है और क्यों, क्यों वाले पॉइंट 2-3 जो भी आपको अपने अनुसार लगते हैं वो लिख लेना, क्यों, ताकि वो सीधा आप लिख सको। फिर उसके बाद आपका एक आखिरी, मतलब चलो यहां पर तो सीधा है, आखिरी एक पैरा डाल देना कि कोर्ट का क्या कहना है, कि भैया उसने प्रूव किया कि नहीं किया। अगर प्रूव कर दिया तो लिख देना कि भाई इसकी सजा बनती है, नहीं प्रूव कर पाया तो लिख देना कि भैया इसको बरी किया जाना चाहिए। ये हो गया आपका पार्ट 3। फिर यहां से चालू होता है पार्ट 4, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। जहां पर होता कुछ नहीं है, सीधा बस कोर्ट ऑर्डर पास करती है। जैसे कि अगर कन्विक्ट करती तो अलग होता, यहां पर इसको एक्विट कर रही है तो सीधा कोर्ट लिखेगी दी एक्यूज्ड, जिसका नाम है एक्स, सन ऑफ ये, एज रेजिडेंस ये, इज हियर बाय नॉट गिल्टी, और उसको छोड़ दिया जाए। 2 लाइनें और लिखेंगी, एक कि भैया क्योंकि ऑब्वियस है विक्टिम अपील में जा सकता है, तो कोर्ट बोल देगी उसको कि भैया एक तो बेल बॉन्ड दे दो यार 10,000 रुपए का 6 महीने के लिए, कि अगर मामला अपील में जाता है तो तुम अपीलेट कोर्ट में आ जाओगे। वो दूसरा पॉइंट ये लिख देना। फिर आएगा ये
अब ध्यान देना, कन्विक्शन में मैंने आपको बताया था 3 साइन होते हैं, 3 जगह साइन होते हैं, यहां पर 2 ही जगह होंगे, क्योंकि यहां पर सजा वाला पैरा ही नहीं है। सजा वाला जो एक पॉइंट था पूरा, अपने ने जो पहली जजमेंट की थी वो है ही नहीं, तो यहां पे सीधा क्या आएगा, सिग्नेचर ये, फिर आखिरी लाइन आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगा सिग्नेचर जेएम जोधपुर, और सिंपल आता है। ध्यान देना, ऐसे मत लिखने बैठ जाना सिग्नेचर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर उस जज का नाम लिख रहे हो, नहीं, सीधा सिग्नेचर पोस्ट प्लेस, सीधा। ये है आपकी जजमेंट राइटिंग। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग इसकी पीडीएफ एक बार तसल्ली से देखना, ठीक है। उसके बाद आप अपने इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। पार्ट 1 तो बोर्ड पे मैंने लिखवा दिया था, बाकी जो पार्ट 2 है, 3 है, 4 है, वो इस पीडीएफ में है, ठीक है। किसी का कोई भी सवाल, कुछ भी, दोबारा बोल रहा हूं, जजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस से होगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी, पैटर्न सीखना पड़ेगा, और मेन पैटर्न यही है, वो नोट्स बनाने वाला, कि जजमेंट कैसे पढ़नी है, एविडेंस वाले नोट्स कैसे लिखने हैं, और केस के फैक्ट वाले नोट्स कैसे लिखने हैं, वो आपको सीखना है। कोई भी सवाल, किसी का भी, कुछ भी। हाँ जी, कल से ऐसे राइटिंग की क्लास स्टार्ट होगी। कल मैं आपको ऐसे राइटिंग के नोट्स भिजवा दूंगा, ठीक है। पहले तो अपने राजस्थान के चालू करेंगे, तो राजस्थान के आपको ऐसे दे दिए जाएंगे, टारगेट होगा अपना, मतलब कल से देंगे तो संडे के, कि भाई आपके पास इतना समय है, आप लोग ऐसे पढ़ो, फिर अपने संडे को उसके ऊपर टेस्ट रखेंगे। क्या कह रहे हैं जी? हाँ हाँ, आपके पास जो पेपर आता है ना, उसके आखिरी में बिल्कुल एक पेज होता है, आगे पीछे वो रफ पेज होता है। मैं आपको, आज संडे है ना, आज मैं इसको देख के फिर आपको चेक करके बताऊंगा, है ना। हाँ, हो जाएगा। देखो, ये जो चेकिंग वाले काम होते हैं, हम लोग संडे को ही करते हैं। ठीक है। हाँ जी। ऐसे राइटिंग के नोट्स देने वाला था मैं, आज नहीं, मंडे को। जी। हाँ, आपको पढ़ना है, याद तो क्या होगा, ऐसे बस पढ़ना है, कि राजस्थान से रिलेटेड जितने भी मैं आपको एसेस दूंगा, उनको पढ़ना है, कि आपको बेसिक ज्ञान आ जाए, फिर अपने उस पर डिस्कशन चालू करेंगे कि एसेस प्रिपेयर कैसे करने हैं। और बताइए, और कुछ पूछना किसी को? चलो, अब क्लास खत्म है, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लेना, कोशिश करना एक बार इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, अभी भेज दे रहा हूँ मैं आपको पीडीएफ। ओके जी, वेलकम। हाँ जी। अच्छा, मैंने देखा नहीं यार, एक मिनट, अभी देख लेता हूँ। सर, मुझे जज में राइटिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कोई बात नहीं, अभी तो विकास जी चलने दो, एक बार कमांड बनाओ चीजों पे, एक बार आपका टिप्स पे, मतलब कमांड बन जाएगी ना भाई, लिखना कैसे है, फिर समय कम होगा। अभी तो समय लगेगा, क्योंकि अभी अपना एक बार एक फ्लो नहीं बना हुआ, हाथ सेट नहीं है। हम जब जजमेंट लिखने लगते हैं तो एक तो होता है, देख के तो अपने को लगता है अपने कर जाएंगे, पर जब लिखने लगते हैं तब अपने फंस जाते हैं कि यार क्या करना है, कैसे लिखना है। पता तो, मतलब लग तो रहा है कि ऐसा कर देंगे, पर वो हाथ नहीं चल रहा होता है, तो एक बार समय लगेगा। तो एक बार तो पहले सीखो, जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे को पता लग गया, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, मेरा हाथ अपने आप चलता है अपने आप, फिर धीरे धीरे समय भी कम करने लग जाए, फिर अपने समय भी कम कर देंगे।
ओके जी, वेलकम। चलो ठीक है, कोई सवाल रहे कुछ रहे तो पूछ लेना। मैंने पीडीएफ आप लोग के ग्रुप में भेज दी है, एक बार इसको देख लेना और कोशिश करना, क्वेश्चन भी भेज दे रहा हूँ दोबारा, कोशिश करना इसको सॉल्व करने का जिस पैटर्न से अपने बात कर रहे हैं। नहीं, अब तो कोई क्लास नहीं है जी। हाँ जी, आप पता है क्या करो, जैसे कोई भी सेक्शन लगा रहे हो तो क्या करो, देखो कि यार इस सेक्शन के अंदर क्या फैक्ट प्रूव होने चाहिए। सपोज किसी के ऊपर चोरी के लिए आप लगा रहे हो, तो आपको होना चाहिए कि यार एक तो उसमें लिखना चाहिए कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी लेके गया, तो वहां पर सीधा ऐसे तो लिख नहीं सकते चल संपत्ति। तो देखो इसमें से चल संपत्ति कौन सी है, मोटरसाइकिल है, अंगूठी है, कुछ है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेकर गया है, बिना इच्छा के लेकर गया है। तो वो कुछ एक दो तीन शब्द होते हैं जो उसमें लिखने होते हैं, ये कोशिश करो। जैसे मान लो ये लिखा आपने 118 एक का लगा रहे हो, तो उसमें देखो कि भाई क्या होना चाहिए 118 एक के लिए, डेंजरस वेपन, तो डेंजरस वेपन की जगह क्या लिखोगे, चाकू, ओ सॉरी कैंची। फिर उसके बाद हर्ट, हर्ट होना चाहिए उपति, तो लिखो कि भाई उसने उपति कहाँ पहुंचाई, सिर पे, हाथ पे, तो सीधा ऐसे लिखो कि क्या इतनी तारीख को इतने बजे जो एक्स है उसने ए के हाथ पे, सिर पे कैंची से उपति पहुंचाई उसको जानबूझकर। भाई जानबूझकर होना चाहिए तो जरूरी है, जानबूझकर, गलती से तो फिर तो बच जाएगा ना, जानबूझकर। तो इस तरह से उसको फ्रेम कर दो बस, है ना। तो ऐसा करो, जैसे आपने लिखा, आपने क्या किया, अब आपने लिख दिया भाई क्या आक्रामक हथियार से उपत्ति कारित की गई है, तो अब उस आक्रामक हथियार की जगह लिखो, यहाँ पर दिया गया ना कैंची, तो लिखो क्या कैंची से। चलो उपत्ति की जगह तो उपत्ति पड़ा रहने दो, उसमें लिखो उपत्ति के साथ से हाथ पर और सिर पर, वो ऐड कर दो उसमें। आप लिखने के बाद आप खुद सोचो कि यार यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या, आक्रामक हथियार की जगह कुछ बताया गया है कि कौन सा हथियार, उपत्ति की जगह बताया गया है कि कहां पर पहुंचाई है उपत्ति, तो वो भी लिख दो, सिर पर, हाथ पर, पैर पर, जो भी है, ऐसे उसमें ऐड कर दो बस। और ठीक है, जो भी लिख रहे हो उसके बाद देख लो कि भाई इसके अंदर कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या, कि क्या, कौन, कैसे, कहां, ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, तो वो ऐड कर दो बस उसमें। ठीक है, ओके जी। जी वेलकम। ओके जी।